हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम उनको आगे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दिए थे। मतलब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। थर्ड क्वेश्चन में भी जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आई होप आपको इन दोनों में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें भी वही आपसे पूछा गया कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो सॉल्यूशंस फाइंड करो ग्राफिकली। अब देखो, इसमें आपको स्पेसिफिकली बोला है कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो सॉल्यूशन फाइंड करो। अब इनकंसिस्टेंट है तब क्यों नहीं फाइंड करने के लिए बोला है ना, क्योंकि उसने देखो ये नहीं बोला कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताओ और सॉल्यूशन फाइंड करो। उसने बोला कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये बताओ, और कंसिस्टेंट हैं तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करो ग्राफिकली। ऐसा क्यों बोला है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको पता है तो फिर आगे मैं बताता हूँ। देखो, हमने देखा था कि जो कंसिस्टेंट होती हैं लाइंस, वो दो टाइप की लाइंस होती हैं जिनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरी होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। इन दो टाइप की लाइंस को ही हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। थर्ड जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं ये हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, इसके अंदर वन सॉल्यूशन होता है, वन यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन में इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं इसलिए वन सॉल्यूशन। ये परमानेंट हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, हर पॉइंट पे टच हो रही होती हैं, ये इसलिए इनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस। ये कहीं पे टच नहीं होती, कहीं इंटरसेक्ट नहीं होती, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन। अब उसने क्यों बोला है कि कंसिस्टेंट है तो ही सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली, क्योंकि देखो आप कंसिस्टेंट जो है उन्हीं में ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है आपका। इसमें एक सॉल्यूशन, इसमें कई सॉल्यूशन। लेकिन जो पैरेलल लाइंस हैं उसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अगर आपका ग्राफ पैरेलल लाइंस का आ गया, इस तरह की लाइंस बन गई हैं, तो आप इसमें सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे? इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी। इसलिए उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही सॉल्यूशन निकालो। और ये सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं लाइन से ग्राफ बना के, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये क्वेश्चन करने में भी आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, किसी भी पार्ट में थोड़ी सी भी कोई समस्या आती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो हम लोग अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा एक और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। इसमें देखो आपको क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक आपको रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है। अब बोला है इसका जो पेरीमीटर का हाफ है, हाफ द पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर देखो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। अब बोला है उसने इसका हाफ, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। अभी देखो ये कॉमा आ गया है, तो यहाँ पे वो जो बात कर रहा है वो इससे अलग है ना, बेसिक इंग्लिश है आपकी। इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, वो कॉमा के बाद हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि वो इस रेक्टेंगल की बात कर रहा है कि जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। मतलब अगर मैं विड्थ को b मानता हूँ तो लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, b+4। उसने बोला है जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से विड्थ मतलब ब्रेड्थ, आपकी ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मोर। तो अगर आप ब्रेड्थ को 4b मानते हो तो लेंथ b+4 हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है। ये आपकी लेंथ हो गई जो b+4 के बराबर है ना। अब आगे फिर कॉमा लग गया, यानी वो इस पे आ गया वापस इस स्टेटमेंट पे जो उसने पहले बोली थी, इस 36 मीटर, यानी वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बेसिक इंग्लिश है। इसमें देखो ऐसे पढ़ ले, ऐसे होगा ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर कॉमा के बाद को छोड़ दो, इस 36 मीटर। वो कॉमा के बाद, कॉमा के बीच में जो वो सेंटेंस है ना, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, वो इस रेक्टेंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा है उस पार्ट में। और आगे जब उसने बोला इस 36 मीटर, यानी वो अपनी इस बात पे वापस आ गया जो उसने स्टार्ट की थी। अब बोले फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस फाइंड करने में आपको लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एक तो ये आपकी इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ बन गई है। यहाँ आप 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, L+B = 36, राइट। और सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसने बोला है जो लेंथ है वो ब्रेड से 4 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ जो है वो b+4 के बराबर है ना। फिर से वही हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहा है, वो कह रहा है लेंथ ज़्यादा है, कितनी, 4 ज़्यादा है।
तो अगर लेंथ 4 ज़्यादा है, मुझे इनके बीच में इक्वेलिटी का साइन चाहिए, तो अगर ये ज़्यादा है 4 तो मैं इसमें 4 को ऐड कर दूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको हटा लेना, ये इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये इक्वेशन को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई जो हमारी लीनियर इक्वेशन हमें बनानी थी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को बस इसके बॉक्स बनाने हो, जो मैंने आपको बॉक्स बनाना सिखाया था, और फिर ग्राफ प्लॉट कर लेना। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, देखो आपका एक वेरिएबल एक तरफ है, बाकी वेरिएबल दूसरी तरफ है, बाकी सारी चीज़ें। तो बी की जगह कुछ भी पुट करना शुरू करो, 0 1 2 3 एंड एल की वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, आप ग्राफ पे प्लॉट कर लो। अब आप यहाँ पे देखो क्या करना, यहाँ पे एल और बी आ रहा है और आपके एक्स और वाई है, तो आप क्या करो, एक्स और वाई ही रखो। बस आपने एल को एक्स से डिनोट कर लिया है, बी को वाई से डिनोट कर लिया, इस तरह से देख लेना। मतलब ग्राफ आप बनाओगे तो उस पर तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब आप वाई मान लो, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका एल हो गया और वाई कोऑर्डिनेट आपका बी हो गया। तो जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो जो भी यहाँ पे एल की एक्स की वैल्यूज़ आ रही है वो मतलब आपकी एल की वैल्यूज़ है। यहाँ आपने बी की जगह 0 पुट किया, यानी कि बी की जगह आपने 0 पुट किया, इसका मतलब वाई को आप 0 पुट करें, क्योंकि आपने वाई को ही बी माना है। और जो भी आपका यहाँ पे एल आएगा 4 आ जाएगा, तो आपका एक्स हो गया 4। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0, ठीक है। इस तरह से आप कर लेना, इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेना और लाइन्स बना लेना, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उससे हमारा डायरेक्ट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया हुआ है पहले, आप बस ग्राफ आपको बनाना है, ये आप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी वो आपकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि आपने लेंथ को एक्स से डिनोट किया। तो जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट आए वो आपकी लेंथ हो जाएगी, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी रेक्टेंगल की, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है इसके अंदर, बाकी सब मैंने आपको समझा दिया जो समझाने वाला था। आई होप इससे आगे आप लोग कर लोगे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th वाला क्वेश्चन एक और। तो इसमें देखो आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको बोला है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको उसने एक इक्वेशन दे दी है, आपको एक सेकंड इक्वेशन बनानी है। जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है इसमें आपको क्या बोला है, वो सेकंड इक्वेशन आपकी इस तरह से बननी चाहिए कि ये इक्वेशन और वो इक्वेशन को जब हम एज अ पेयर देखें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बने। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि ये वाली लाइन और वो वाली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि पैरेलल लाइंस बने। थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि ये लाइन और जो आप इक्वेशन बनाओगे वो दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको इसने इस क्वेश्चन में बोला गया, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। तो देखो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उसमें जो रेशियोज होते हैं, रेशियोज का हमें पता है कैसा बिहेवियर होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ऐसे होता है, राइट। हम c1/c2 चेक ही नहीं करते। तो आपको बस इतना ही करना है। यहाँ से आप देखो सबसे पहले ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो a1 b1 c1 लिख लो। a1 है 2, b1 है 3 एंड c1 है -8, ठीक है। अब आपको a2 b2 c2 इस तरह से लेने हैं कि आपका रेशियो ऐसा बन जाए, बस आपको ये देखना है। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं डायरेक्ट। a1 आपको 2 दिया हुआ है, b2 आपको नहीं पता, ये इक्वल नहीं आना चाहिए। b1 आपको 3 दिया है और यहाँ b2 आपको निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे क्या वैल्यूज़ लो कि ये रेशियो इक्वल ना है, कुछ भी ले लो। यहाँ आप 5 ले लो, यहाँ भी आप 5 ले लो, बस। यहाँ आप 6 ले लो, तो यहाँ 6 लोगे तो देखो कैंसिल होके 1/3 बनेगा। तो आपको यहाँ कुछ ऐसा लेना है कि ये कैंसिल होके 1/3 ना बने, बस। तो यहाँ आप 5 ही रख लो, तो ये 1/3 हो गया, ये 3/5 हो गया। मतलब बस आपको ये देखना है कि आप a1 और b1 की जगह ऐसी वैल्यूज़ रखो, इक्वल भी सेम भी रख सकते हो, 5 और 5। बस आपको ऐसा रखना है कि ये रेशियो इक्वल ना बने, ऐसी वैल्यूज़ रखनी है। तो देखो आपने a2 की जगह रखा 5 और b2 की जगह रखा 5, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a2 आपका 5 है यानी 5x, b2 भी आपने 5 लिया यानी 5y। अब लास्ट में जो c2 है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग c2 को चेक भी नहीं करते हैं। तो आप इसको अगर 8 भी ले लोगे जो इसमें था ऑलरेडी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप कुछ और ले लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन
कुछ भी बन सकती है, बस आपको ये रेशियो इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब आप देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग ही होंगी। आप चाहो तो इनके टेबल जो मैंने आपको बताया ना बॉक्स, वो बॉक्स बना के इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही बनेंगी। हमारी ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। ये इक्वेशन कुछ भी बन सकती है, बस ध्यान रखना ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कई आंसर हो सकते हैं, यहाँ 2 और 3 तो दिए हुए थे आपको, आप यहाँ पे ले लो 7 ले लो और यहाँ पे आप 6 ले लो, तो ये 2/7 हो गया। इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आ रहा है, तो 2/7 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो A2 आपका 7 हो गया, B2 आपका 6 हो गया, तब भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी। तो इसके कई पॉसिबल लाइन्स हैं, ज़रूरी नहीं है पीछे जो आपका आंसर दिया हुआ है वो मैच हो इसके अंदर। इसके अंदर बस ये देखा जाएगा कि ये रेशियो इक्वल आया या नहीं आया, ठीक है। एग्जाम में बस यही चीज़ चेक की जाएगी, इसके अलावा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि आंसर मैच नहीं हो रहा है पीछे, ठीक है। अभी सेकंड जो पार्ट है आपका, इसके अंदर आपको देखो क्या दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। सेकंड लाइन में, सेकंड पार्ट में आपको बोला पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अभी पैरेलल लाइंस जो होती हैं इसका आपको बिहेवियर पता है रेशियोज का, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होता है, बट C1/C2 इनके इक्वल नहीं होता है। ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करवानी है बस। तो A1B1 C1 आप लिख लो पहले, ये कुछ ऐसा है। आप चाहते हो कि ये दोनों रेशियो इक्वल आ जाएं पर ये इक्वल ना आए, तो देखो आप यहाँ सिंपल 4 ले लो एक बार, तो इनको कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, 2 1 2 2 2 4, यानी ये 1/2 बन गया। यहाँ भी आपको 1/2 बनाना है तो मैं 6 ले लूँगा, 3 1 3 3 2 6 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब आप डायरेक्ट तो नहीं बना सकते हो, यहाँ 2 दिया यहाँ 3 दिया, ये दोनों ही नंबर अलग अलग है। नीचे अगर आप सेम वेरिएबल लेने की कोशिश करोगे तो ये कभी रेशियो इक्वल नहीं बनेंगे। आपको ऐसा नंबर लेना है जो कैंसिल हो जाए यहाँ पर, और जो कैंसिल होने के बाद फ्रैक्शन बने सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन वो इक्वल हो जाए। तो आपने यहाँ 4 लिया क्योंकि 2 2 4 होता है, 1/2 हो गया। अब यहाँ भी आपको 1/2 चाहिए तो 3 1 3 1, और नीचे 2 चाहिए तो यानी 6 ले लो ताकि कैंसिल हो, तो 3 1 3 3 2 6 1/2 बन जाए। अब देखो आपके ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। अब यहाँ इक्वल नहीं आना चाहिए, यहाँ कुछ भी ले लो, 5 ले लो बस। आपका A2 हो गया 4, B2 हो गया 6 एंड C2 हो गया 5। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ऐसे और भी आपका इक्वेशन आप बना सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको बोला है कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। अभी कोइंसिडेंट लाइंस में हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ, 2 3 -8 ये थे हमारे A1 B1 C1। अब आप चाहते हो आपका A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल आए, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं तभी आपका कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। तो देखो A1 आपको 2 दिया है, B1 आपको 3 दे रखा है, C1 आपको 8 दे रखा है। यहाँ आपको ऐसा कुछ लेना है A2 B2 C2 की जगह कि तीनों रेशियो आपके बराबर आ जाए। तो वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही कर लो आप। यहाँ 4 ले लो तो 1/2 बन जाएगा, यहाँ 6 ले लो तो 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ भी आपको 1/2 बनाना है तो यहाँ आप क्या लोगे, 16, 8 1 8 8 2 16, राइट। बट यहाँ पे आप क्या लोगे, माइनस का 16, क्योंकि ये देखो यहाँ क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, प्लस का 1/2, राइट। यहाँ भी प्लस का 1/2, यहाँ पे भी प्लस का 1/2 आना चाहिए। अगर आप नीचे सिर्फ 16 लोगे तो ये -1/2 बन जाएगा, तो नीचे हम ले लेंगे -16। अब देखो तीनों का जो रेशियो आएगा वो 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनी है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब वो इक्वेशन और ये इक्वेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बोला ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन आपको दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ये दो आपको इक्वेशन दे रखे हैं। बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब आपको बोला है कि ये इन दो लाइंस को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको दो लाइंस मिलेंगी। तो ये दो लाइंस और एक्स एक्सिस आपकी
3 लाइन हो गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और तीसरी लाइन आपकी एक्स एक्सिस हो गई। हम अभी ग्राफ बनाएंगे जब देखेंगे उसमें, वो आपकी एक्स एक्सिस हो गई। तो ये तीनों लाइंस का यूज़ करके एक आपका ट्राइंगल बनेगा। तो आपको उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने, यानी वो जो ट्राइंगल्स के जो कॉर्नर्स हैं ना, उनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ पे तो प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे पहले दोनों का। बॉक्स बना लो, यहाँ पे लिख लो x, यहाँ लिख लो y। अब 2 वैल्यूज़ निकाल लो, 3 निकाल लोगे तो एरर के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मिनिमम 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए, वरना इक्वेशन आपकी लाइन जो है आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल एक तरफ रखते हैं, बाकी सब दूसरी साइड भेजते हैं। तो यहाँ x को एक तरफ रख लो, जब -y उस तरफ जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा, ये प्लस का 1 जब उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि आपका x अकेला है तो आप y की जगह वैल्यूज पुट करनी शुरू करोगे। देखो सबसे पहले मैं y की जगह 1 ले लेता हूँ। y की जगह 1 लिया मैंने, तो मेरा x कितना आ जाएगा, 1 - 1 यानी कि 0। तो y की जगह जब 1 लिया तो x आ गया 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ले लो, अभी y की जगह 2 ले लो। तो y की जगह 2 लोगे तो x कितना आ जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1। तो y की जगह 2 लिया तो x आपका आ गया 1। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, यहाँ से 0, 1 और यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया 1, 2। ये आपकी फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसी सेकंड लाइन में करो, यहाँ आपको एक वेरिएबल एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी साइड भेजना है। तो देखो पहले 3x को हम यहीं रखते हैं, इन दोनों को वहाँ भेज देते हैं। तो आपका 2y वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा एंड माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। और ये 3 भी अब हमें उधर भेजना है, तो 3 को जब हम वहाँ भेजेंगे तो वो चला जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो सबसे पहले आप y की जगह 0 पुट कर लो, सिंपल। y की जगह जब 0 पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x देखो क्या आएगा, -2 × 0 + 12/3। ये तो आपका 0 हो गया मल्टीप्लाई होके, एंड 0 + 12 आप करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12/3 ये आपका आ गया 4। यानी कि जब आपने y को 0 पुट किया तो आपका x आ गया 4। अब एक और वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो ध्यान रखो यहाँ पे, अब देखो आपका डिनोमिनेटर में 3 है, तो आपको ऐसी कोशिश करनी है कि यहाँ पे फ्रैक्शन जो आपका बने वो अगर पॉसिबल हो सके तो 3 से कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो आपका 3 से कैंसिल हो जाए, इस तरह का आपको कोई फ्रैक्शन लेना है। मतलब y की वैल्यू आप ऐसी लो कि ये जो फ्रैक्शन जब बने तो वो आपका 3 से कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा बन सकता है तो हमें ऐसी बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप देखो 1 लोगे तो कितना आएगा, -2, 10 डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 लोगे तो कितना है आपका 4 से भी नहीं होगा। अगर आप इसकी जगह 3 लोगे, ठीक है, तो y की जगह देखो आप अगर 3 लेते हो तो x कितना आएगा, -2 × 3 + 12 डिवाइड 6, यानी आपको कितना आ गया, -6 प्लस का 12/6/3 प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 गए तो 6, और साइन बड़े नंबर का लगता है यानी प्लस का 6 आ गया, और नीचे 3, तो ये कैंसिल हो गया, आपका 2 आ गया। अगर आप यहाँ पे सिंपल नंबर लोगे, देखो आप यहाँ 1 या 2 लेने की कोशिश करोगे तो 1 लोगे तो कितना आएगा आपका, 10/3 आएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। 2 लोगे तो भी आपका ये 8/3 आएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, कैंसिल होगा नहीं। तो आपको ऐसी वैल्यू सोचनी, अगर कोशिश अगर ऐसा हो सके, ज़रूरी नहीं हर केस में पॉसिबल हो, बट कई बार ये हो जाता है, आपको ऐसी कुछ वैल्यू लेने की जो फ्रैक्शन आपका लास्ट में बचे। जैसे हमने यहाँ देखा, ये कैंसिल हो गया, हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आया, प्रॉपर इंटीजर आ गया है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट आपका इंटीजर आ जाए, ऐसी आपको कोशिश करनी है। तो y जब हमने 3 लिया तो हमारा x 2 आ गया। तो y को जब हमने 3 लिया तो हमारा x आ गया 2। तो आपके यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट्स बन गए, एक बन गया 4,0, दूसरा बन गया 2,3। अब आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इसके हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया है। अभी हम लोग हमारे कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है 0,1 एंड 1,2।
0,1 एंड 1,2। तो देखो 0,1 है, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे, है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और y एक्सिस पे कहाँ पे, +1 पे, यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया 0,1। सेकेंड पॉइंट आपका 1,2, तो x एक्सिस पे 1 यानी कि ये, एंड y एक्सिस पे 2 यानी कि ये, तो ये आपका पॉइंट यहाँ कहीं पे आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ऐसे कुछ आपकी लाइन बन जाएगी ये इधर पे, ठीक है। सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग देखें 4,0 एंड 2,3, 4,0 एंड 2,3, तो देखो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करेगा, और x एक्सिस पे कहाँ, +4 पे, यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया 4,0। सेकेंड पॉइंट है आपका 2,3, यानी x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 3, तो ये आपका ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों को आप लोग ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लो। ये आपकी लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से। तो अब देखो इसमें आपको इन्होंने क्या बोला था कि ये दो आपकी जो लाइन बनेंगी, इफ आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन हो गई, ये दो लाइंस और x एक्सिस, तो देखो x एक्सिस हमारी ये हो गई। तो देखो अगर आप इन तीनों लाइंस को देखो तो आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। इस ट्राइंगल को आपको शेड करना है, यानी आपका ट्राइंगल जो है वो है ये। एंड आपसे एक क्वेश्चन में बोला गया है कि इस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो इसके वर्टिसेस मतलब ये वाला पॉइंट एक इसका वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, एंड ये एक वर्टेक्स है। ये 3 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। एक तो आपका डायरेक्टली ये हो गया 4,0, तो एक वर्टेक्स आपका क्या आ गया 4,0। बाकी एक आप यहाँ से निकाल लो, ये कितना आ रहा है आपका 2,3, राइट। ये पॉइंट तो हमारा इसी लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ आप देखो इसको, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इस पॉइंट से आप एक नीचे लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करो, ये जहाँ पे टच करेगा वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ से आप एक लाइन y एक्सिस पे ड्रॉ करो, ये y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच करेगा आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये आपके आ गया 2,3। और थर्ड पॉइंट आपका हो गया ये वाला। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी देखो, ये लाइन यहाँ ग्राफ बनाने में गड़बड़ हो गई है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ आ गया आपके, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा ये, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए ये लाइन जाएगी। आप ग्राफ जब प्रॉपर ग्राफ लेके इसको बनाओगे तो ये आपकी लाइन यहाँ से पास होनी चाहिए, यानी ये आपका पॉइंट बन जाएगा -1,0। ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये इस पॉइंट पे टच होते जाएगा। आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ से लाइन जानी चाहिए, ये थोड़ी सी कुछ इस तरह से लाइन जाएगी ये, ठीक है। तो आपके 3 जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 2,3, 4,0 एंड -1,0। ये आप प्रॉपर ग्राफ पे एक बार बना के देख लेना, आपका ये पॉइंट जो यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगी ये वाला थर्ड वर्टेक्स आपकी, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करो एंड उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताओ, यानी कि ये इसकी वर्टिसेस है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होता है, जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क के नाम पे दिए हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको करने में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं समझा दूंगा उनको, ठीक है। बाकी मैंने होमवर्क में वही देने की कोशिश की है जो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं और जो बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क में। बट फिर भी अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर देना और मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। थैंक यू।